नमस्कार बच्चों, अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अभी तक हमने क्या देख ली थी? वेक्टर फॉर्म देख ली थी कि अगर कोई रेखा ए बिंदु से गुजर रही है और बी वेक्टर के समांतर है तो उसकी समीकरण आई थी हमारे पास ये। उसके बाद हमने क्या देख लिया था? कार्टेशियन फॉर्म देख ली थी, जिसमें हमें क्या दिया होगा? एक रेखा पे बिंदु दिया होगा और रेखा के दिक् अनुपात दिए होंगे। तो और उससे हमने देखा था ये हमारी क्या निकल के आ गई थी? रेखा की समीकरण निकल के आ गई थी। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये क्या बोल रहा है कि दो समांतर समतलों के प्रतिच्छेदन से, यहाँ पे समांतर नहीं आएगा, समांतर समतल कैसे प्रतिच्छेदन करेंगे, है ना? तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से एक सरल रेखा क्या होती है? निर्मित होती है। जब भी दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, हमें पता है रेखा मिलेगी। जैसा दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या मिलता है? बिंदु। वैसे ही दो समतल अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? रेखा। ऐसे कभी भी डाउट हो तो आप क्या ले लिया करो? अपना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया करो। हमें पता है ये एक्स एक्स थी, वाई एक्स थी, जेड एक्स थी। ये हमारा कौन सा प्लेन था? एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? यहाँ पे। हमें क्या मिली? एक्स एक्स, जो कि क्या है? एक रेखा। इसी प्रकार एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन प्रतिच्छेद करेंगे, वहाँ क्या मिलेगी? वाई एक्स एक्स, है ना? तो इस प्रकार से जब भी दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उनके प्रतिच्छेदन से क्या मिलती है हमें? रेखा। तो ये बोल रहा है कि उन दोनों समतलों की समीकरण होगी। दो समतल हैं तो ये पहला समीकरण हो गया, सॉरी समतल हो गया, ये दूसरे समतल की समीकरण होगी। तो ये संयुक्त रूप से क्या है? एक सरल रेखा के समीकरण को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ये अब एक साथ किसको निरूपित कर रही है? अब ये समतलों को नहीं बता रही है, ये किसको बता रही है? ये एक सरल रेखा की समीकरण को निरूपित कर रही है, जिसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? अनसिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, असममित रूप बोलते हैं। अब क्या है कि हमें इससे क्या निकालनी है? अपना सममित रूप निकालना है। सममित रूप निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये वाली फॉर्म निकालनी है। यानी हमें क्या चाहिए? रेखा के दिक् अनुपात चाहिए और रेखा पे कोई एक बिंदु चाहिए जिसे वो गुजरेगी। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनसिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? दो समतलों की समीकरण एक साथ दे दी तो वो एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, और दोनों को एक साथ हम क्या बोल देंगे कि ये एक रेखा है। और रेखा कौन सी होगी? जो दोनों के प्रतिच्छेदन से मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? दो समतल देखते हैं। जैसे मान लो ये एक समतल हो गया, ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा समतल हो गया। ये जैसे ही यहाँ पे जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे हमें क्या मिलेगी? एक रेखा मिलेगी। ये हमारी वो रेखा होगी। दो समतल हैं, समतल के पास हमें पता है क्या होते हैं? समतल के पास अगर व्यापक समीकरण दी गई है तो क्या मिल जाएगा हमें? अभिलंब मिल जाएगा। यानी दोनों समतलों के क्या होंगे? अभिलंब होंगे। इसका अभिलंब इसके लंबवत, इसका अभिलंब इसके लंबवत। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये रेखा हमारी क्या है? स्क्रीन से बाहर आ रही रेखा है ना? अगर इसको हम देखें कैसे, अगर हम इसको 2D में रिप्रेजेंट करना चाहें और अगर साइड से देखें तो दोनों प्लेन हमें क्या दिखेंगी? हमारी दो रेखाएं दिखेंगी, और ये प्रतिच्छेदन है, यहाँ से बाहर की तरफ है क्या आ रही होगी? रेखा आ रही होगी, है ना? और ये पहले का क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, ये दूसरे समतल का अभिलंब हो जाएगा। अब हमें पता है जैसे ही इन दोनों अभिलंबों का क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक थर्ड क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा, है ना? इनका जैसे ही सदिश गुणन करेंगे एक वेक्टर मिलेगा, जो कि क्या होगा? इस समतल के बाहर की ओर होगा, है ना? अगर ये हमारे इस जो अपनी स्क्रीन है इसमें अगर ये दोनों हैं, ये हमारा समतल हम साइड से देख रहे हैं तो हमें एक रेखा दिखेगी। ये दूसरा प्लेन है जिसे हम साइड से देख रहे हैं तो ये रेखा दिखेगी। दोनों के प्रतिच्छेदन से यहाँ से एक बाहर की तरफ क्या आ रही होगी? रेखा आ रही होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि n1 क्रॉस n2 से जो वेक्टर मिलेगा वो और हमारी रेखा क्या होने वाली है? समांतर होने वाली है। यानी n1 क्रॉस n2 क्या होगा? हमारी रेखा के क्या होगा? समांतर होगा। तो अब हमारी रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। किसके? n1 क्रॉस n2 के दिक् अनुपातों के। तो हमें क्या चाहिए थे? रेखा पे दिक् अनुपात चाहिए था और बिंदु चाहिए था। तो n1 क्रॉस n2 हमें क्या दे देगा? दोनों अभिलंबों का सदिश गुणन हमें क्या देगा?
उस रेखा के दिक् अनुपात दे देगा, या फिर उसके समांतर एक क्या दे देगा, हमें वेक्टर दे देगा। और समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 3D व्यू है, हालांकि 2D में देख रहे हैं हम। ये हमने 3D को 2D में रिप्रेजेंट किया है। हमने क्या, दोनों प्लेनों को साइड से देखा। साइड से देखेंगे तो क्या दिखेंगी, दो लाइनें दिखेंगी, दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, यहाँ से एक बाहर की तरफ आती हुई लाइन होगी। अब N1 क्रॉस N2 क्या है, एक ही समतल में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा, इन दोनों समतलों के लंबवत रेखा आएगी, है ना। N1 क्रॉस N2 हमें क्या देगा, एक वेक्टर देगा, जो क्या होगा, जो ये हमारी स्क्रीन है इसके क्या होगा, लंबवत होगा। और जो हमारी प्रतिच्छेदन से रेखा है वो भी क्या है, इसके लंबवत है, लंबवत है। यानी जो N1 क्रॉस N2 है वो क्या हो जाएगा, हमारी रेखा के समांतर हो जाएगा। तो हमारे दिक् अनुपात तो कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम N1 देख लेते हैं। अगर पहला प्लेन दिया हुआ हमें, तो N1 हो जाएगा A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप। N2 हो जाएगा हमारा A1 अच्छा A1 B1 C1 लिया है ना, A1 B1 C1। ये क्या हो जाएगा, A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप। अब हमें इनका क्या करना है, हमें इनका सदिश गुणन करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, जिसमें जो किसकी मदद से हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की मदद से हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी निकल के आएंगे, किस क्या आ जाएंगे, हमारी रेखा के समांतर रेखा के दिक् अनुपात, जो कि हम किसके ले लेंगे, हमारी रेखा के ही दिक् अनुपात ले लेंगे। तो रेखा के दिक् अनुपात तो कहाँ से आ जाएंगे, N1 क्रॉस N2 से। अब हमें इस पे क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए। फिक्स पॉइंट बोले तो हमें कोई भी बिंदु x1 y1 z1 चाहिए। लेकिन हमारे पास समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 है। लेकिन हमारे पास क्या है, तीन अननोन है, x1 y1 z1, जबकि समीकरण कितनी है, दो ही है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। जैसे ही z1 को 0 लेंगे, हमारा फिक्स पॉइंट क्या बचेगा, हमारा फिक्स पॉइंट बचेगा x1 y1 0। अब ये फिक्स पॉइंट कहाँ पे, हमारा रेखा पर। रेखा के दोनों का पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों समतल की। तो क्या होगा, ये पॉइंट हमारे दोनों समतल पर भी होगा, P1 पे भी होगा और P2 पे भी होगा। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, a1x1 b1y1 प्लस d1 बराबर 0, a2x1 प्लस b2y1 प्लस d2 बराबर 0। अब हमारे पास दो समीकरण है, दो ही हमारे पास क्या है, अननोन है। तो x1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा। जैसे ही x1 y1 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और N1 क्रॉस N2 से क्या होंगे, हमारी रेखा के दिक् अनुपात आ जाएंगे, जो कि मान लेते हैं ABC होंगे। जैसे ही फिक्स पॉइंट आ गया, दिक् अनुपात आ गया, क्या आ जाएगी, रेखा की समीकरण कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी, किसकी, लाइन की। जो हमें अभी तक दी गई थी दो प्लेन की समीकरण एक सह, तो वो क्या थी, हमारी अनसिमेट्रिक फॉर्म थी। इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें बस ये प्रोसेस याद रखना है। हमें रेखा चाहिए, रेखा के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए और उस पर क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए। फिक्स पॉइंट के लिए हमने क्या किया, एक निर्देशांक 0 ले लिया, दो निर्देशांक कहाँ से निकाल लिए, दो प्लेन की समीकरण है P1 P2 वहाँ से निकाल लिए। दिक् अनुपात के लिए हमने क्या किया, दोनों के विलंब है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गए, रेखा के दिक् अनुपात। क्यों, क्योंकि अभिलंबों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों अभिलंबों के लंबवत होगा। और अभिलंब क्या है, हमारे समतल के लंबवत है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारे समतलों के समांतर। और रेखा भी क्या है, दोनों के प्रतिच्छेदन से आ रही है। तो रेखा और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों समांतर। तो N1 क्रॉस N2 के जो दिक् अनुपात होंगे वही हम ले लेंगे, किसके, हमारी रेखा के दिक् अनुपात। तो ये इतना सा प्रोसेस हमें याद रखना है। जब भी हमें अनसिमेट्रिक फॉर्म आ जाए तो उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, हमें पता है ये एक प्लेन की समीकरण है और ये दूसरे प्लेन की समीकरण है। इससे क्या बोल दिया, ये एक रेखा है, दोनों एक साथ एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगी और उसके हमें क्या चाहिए, दिक् अनुपात। तो पहला प्लेन क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर 0। तो पहले अभिलंब के दिक् अनुपात कितने हो गए, 1 माइनस 1 1। दूसरा प्लेन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो गए, 1 माइनस 3 0।
हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो डिटर्मिनेंट बना लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। 1 - 1 1 n आ गया, 1 - 3 0। तो हमारे पास आ जाएगा ये तो -1 इंटू 0 0 3 आई कैप माइनस जे कैप इंटू आ जाएगा -1 प्लस के कैप इंटू आ जाएगा -3 + 1 बोले तो -2। तो ये हमारा आ गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो हमारे n1 क्रॉस ये सॉरी 1 n1 क्रॉस n2 जो हमारा आया है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट n1 और n2 का, इसकी रेखा के हमें पता है ये एक रेखा ही आएगी, एक वेक्टर ही आएगा। इसके दिक् अनुपात हमारे पास कितने आ गए, 3 1 -2 3 1 -2। अब हमें पता है हमारी रेखा इसके क्या है, समांतर है। तो ये क्या हमारी रेखा के दिक् अनुपात अगर मान लेते हैं ए बी सी हुए, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता है कि दिक् अनुपातों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, हमने दिक् अनुपात में पढ़ा था। तो हमारी ए बी सी का एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 3 1 -2। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन में यही दिया हो, जैसे यहाँ तो दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है दिया गया हो। इसके बराबर क्या लेंगे, लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू अगर किसी ने 2 ले ली तो क्या हो जाएंगी वैल्यू, 6 2 और -4 हो जाएंगी। तो ये भी उसी रेखा के दिक् अनुपात है। यहीं पर लेमडा की वैल्यू अगर 5 ले ली तो 15 5 -10, क्योंकि ये क्या है, अनुपात है ना। ये क्या है, समानुपाती लेनी इनके भी सी संख्या है, तो हम कोई भी ले सकते हैं बराबर लेमडा की कोई भी वैल्यू लेके। तो हर बार जरूरी नहीं है कि यही हो, है ना, समानुपाती होंगे, बस ये हमें ध्यान रखना है। ये तो हमेशा होगा, हर बार ये हो जरूरी नहीं है। ये कब आया, जब लेमडा की वैल्यू क्या ली गई है, 1 ली गई है। लेमडा की वैल्यू हम 2 3 -1 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें समानुपाती रखना है। तो अभी के लिए तो ये 3 1 -2 इसमें दिया गया था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक क्या रहा है, √14। √14 क्यों आएगा, अगर हमें इसकी क्या निकालनी पड़ जाए, दिक्कोजें, तो 3 1 -2। अब अगर हमें दिक्कोजें निकालनी पड़ गई, हमें पता है अगर ए बी सी क्या है आपके दिक् अनुपात, तो दिक्कोजें हमने निकाली थी a/√, a² + b² + c²। इसी प्रकार m के लिए आ जाएगा b/n, के लिए आ जाएगा c/, ऐसे ही आएगा। अब देखो इनका a² + b² + c² बराबर हो जाएगा 9 + 1 + 4 बराबर 14। तो वो √14 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर हमें इसकी निकालनी पड़ गई क्या, दिक्कोजें, तो 3/√14 1/√14 और -2/√14 आ जाएंगी। लेकिन अब अगर हमें दिक् अनुपात, देखो ये क्या है, फिर दिक् अनुपात है, दिक्कोजें हैं, जबकि दिक् अनुपात क्या है हमारी रेखा के, ये है, ये कोसाइन से। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, दिक् अनुपात इन्फिनिटी होते हैं, तो यहाँ पे लेमडा का अनुपात चेंज कर, वैल्यू चेंज करके हम इन्फिनिटी क्या निकाल सकते हैं, दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी दिक् अनुपात निकाल लो, आप दिक्कोजें निकालने जाओगे हमेशा यही आएंगे। इसका अगर हम निकालने बैठेंगे ना तो कट पट के यही आएगा। ठीक है। तो ऐसे अगर अनसिमेट्रिक फॉर्म दी गई हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हैं। इसमें तो सिर्फ दिक्कोजें पूछी थी, दिक् अनुपात पूछे थे, हम आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक रेखा है हमारे पास और एक क्या है, समतल है, और दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगी, रेखा होगी। रेखा होगी तो उसकी समीकरण मान लेते हैं, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। दूसरा हमारे पास क्या होगा, समतल होगा। समतल ले लेते हैं ax + by + cz + d = 0। समतल में हमेशा हमें क्या देखना है, अभिलंब देखना है। जब भी हम कुछ लंबवत देख रहे हैं, समांतर देख रहे हैं, कोण देख रहे हैं, हमें क्या देख लेना है, अभिलंब। इसमें अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ए बी सी। यहाँ से हमारी इस रेखा के दिक् अनुपात a b c। हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक समतल है, ये क्या है, हमारी रेखा है, दोनों क्या है, समांतर है। हमें पता है समतल का अभिलंब होगा जो कि समतल के लंबवत होगा। समतल और रेखा अपने आप में क्या है, समांतर है। अगर ये समतल के लंबवत है तो रेखा के भी क्या होगा, लंबवत होगा। यानी हमारी जो दी गई रेखा है वो लंबवत होगी किसके, अभिलंब के। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी जो हम एंगल निकालते हैं cos थीटा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो a1 a2 + b1 b2
प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। A1 की वैल्यू ले लेते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस B इंटू कैपिटल बी प्लस C इंटू कैपिटल सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दिया हो कि एक रेखा है समतल है दोनों समांतर हैं अभिलंब हमें पता है क्या होता है समतल के लंबवत तो हमारी रेखा के भी क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। लंबवत होने की कंडीशन हम लगा देंगे दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल का सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए क्या लाइन और हमारा समतल लंबवत दे दिया जाए यानी ये हमारा समतल था ये हमें क्या दे दी रेखा दे दी। हमें पता है समतल के पास एक क्या होगा अभिलंब होगा। अब ये दोनों लंबवत है रेखा और समतल अभिलंब हमें पता है समतल के लंबवत होता है तो हमारा अभिलंब अब क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा रेखा के। अगर समांतर हो गया कोई भी दो लाइन के समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपाती क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। तो A अपॉन कैपिटल ए B अपॉन कैपिटल बी C अपॉन कैपिटल सी ये किसकी कंडीशन आ गई जब रेखा और समतल क्या है लंबवत है। तो रेखा समतल तो लंबवत है लेकिन रेखा और अभिलंब समांतर हो जाएंगे। दो रेखाएं समांतर होते हैं उनके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। अगला देखते हैं हमारी कोई रेखा है वो क्या हो जाए समतल में समाहित हो जाए यानी ये समतल है और इसके अंदर ही वो क्या आ जाए हमारी रेखा आ जाए। तो हमें क्या हमारे पास क्या है एक रेखा की समीकरण है और दूसरा समतल है। हमें पता है अगर हमारे पास रेखा है तो उसके पास दो चीज़ें हैं एक तो उसके पास दिक् अनुपात या फिर दिक्कोज्जय है दूसरा उसके पास क्या है फिक्स पॉइंट है। हमें पता है रेखा ही अगर समतल में चली गई तो ये जो रेखा पे क्या है हमारा फिक्स पॉइंट है तो ये भी कहाँ जाएगा समतल में हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि रेखा अगर समतल में है तो वो फिक्स पॉइंट जिससे वो गुजर रही है वो भी हमारा किस में हो जाएगा समतल में हो जाएगा। ये समतल में होने का मतलब क्या हो गया ये बिंदु समतल को संतुष्ट कर देगा। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा जैसे ही रेखा क्या हो गई समतल में समाहित तो रेखा क्या हो जाएगी हमारे अभिलंब के लंबवत हो जाएगी क्यों अभिलंब समतल के लंबवत और समतल में ही कौन है रेखा है तो दोनों क्या हो जाएंगे लंबवत। लंबवत होते ही दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल हमें पता है क्या हो जाएगा दिक् अनुपातों का गुणनफल हमें पता है 0 हो जाएगा। तो a इंटू एल प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू एन बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे दिक्कोज्जय दी गई हैं अगर यहाँ पे दिक्कोज्जय ना दे के दिक् अनुपात दिए होते तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते कन्वर्ट करते कुछ कॉमन आता वो नॉन जीरो में चला जाता फाइनली क्या रिजल्ट यही निकल के आता। तो हमें ये बस ये दिमाग में बैठाना है पहले हमें रटना नहीं है सीधा कि ये होगा हमें दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि रेखा इसके अंदर हुई तो क्या होगा। कोई भी रेखा है रेखा के पास दो चीज़ें होती हैं एक फिक्स बिंदु होता है और क्या होते हैं दिक् अनुपात होते हैं। तो फिक्स बिंदु हमारा अब कहाँ हो जाएगा समतल में हो जाएगा समतल में होगा तो उसको क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी पहली कंडीशन निकल के आ जाएगी दिक् अनुपात होते हैं तो हमें पता है अब रेखा हमारे समतल में है तो उसके अभिलंब के क्या हो जाएगी लंबवत हो जाएगी तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी दूसरी कंडीशन निकल के आ जाएगी। एक चीज़ और अगर देखो हम दोनों कंडीशन क्यों लगा रहे हैं अगर हमने कर दिया सिर्फ रेखा क्या लंबवत किसके हमारे अभिलंब के तो उस केस में एक केस ये भी हो सकता है कि समतल और क्या हो जाए दोनों समांतर हो जाएं जैसे हमने थोड़ी देर देखा था। तो अगर हमने सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई की दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 किया तो उसमें क्या होगा हमारा समतल और रेखा क्या हो जाएंगे समांतर ही होंगे। जरूरी नहीं है कि ये इसके अंदर समाहित हो समाहित होने के लिए ये बिंदु कहाँ लाना पूरी रेखा यहाँ लाएंगे तो ये बिंदु भी यहाँ आएगा तो ये कंडीशन भी हमारे पास पहले भी निकल के आएगी। दूसरी चीज़ अगर हमने कभी मान लो सिर्फ कंडीशन 1 अप्लाई कर दी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये समतल है और उस जो बिंदु किस पे रेखा पे है वो क्या कर जाए उसी बिंदु पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए तो उस केस में भी ये समाहित नहीं होगी। ये समाहित तभी होगी जब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होंगी। यानी अगर सिर्फ समांतर कर दिया दिक् अनुपात और अभिलंब को लंबवत किया तो समांतर हो सकता है। हमने समांतर की कंडीशन नहीं लगाई सिर्फ बिंदु को समतल में कर दिया तो ये भी केस हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करें प्रतिच्छेद करें और एडजेक्ट की उसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर जाएं जिससे हमारी क्या है रेखा गुजर रही है तो उस केस में ये समतल में भी आ जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन अगर एक साथ कर दी तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि रेखा समतल में क्या हो जाए समाहित हो जाए। ठीक है।
जैसे ये एक रेखा दे रखी है हमें, रेखा देती है हमारे पास दो चीज़ें आ गई दिमाग में कि 1 -1 3 वो बिंदु हो गया जिससे रेखा गुजर रही है, 3 2 -1 क्या हो गए, रेखा के दिक् अनुपात हो गए। समतल दे रखा है, समतल से हमारे पास क्या आ जाएंगे, अभिलंब के दिक् अनुपात। अब हमें चेक करना है कि दोनों क्या एक दूसरे के समांतर हैं। समतल और अभिलंब क्या होंगे, समांतर होंगे। सॉरी, समतल क्या है, रेखा के समांतर है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्या ऐसा है, तो इसके लिए हमें क्या है, क्या चाहिए, हमारा अभिलंब क्या हो जाएगा, रेखा के लंबवत हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल क्या 0 आ रहा है, तो 3 × 1 + 2 × -2 प्लस -1 × -1, ये हो गया 3 - 4 + 1 = 0। तो ये कंडीशन तो ट्रू बैठ रही है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये आंसर करके नहीं चले जाना है, हमें इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब रेखा स्थित होती है तो समांतर की कंडीशन अपने आप सेट होती है ना। तो दूसरा देखते हैं, अभी दूसरा क्या बोल रहा है, लंबवत है, तो ऑब्वियसली समांतर है तो लंबवत होगी नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें तीसरा ऑप्शन भी चेक करना चाहिए। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि उसमें स्थित है, स्थित होने के लिए रेखा उसके समांतर अभिलंब के तो लंबवत हमने कर ही दी पहले ही। अब हमें देखना है कि क्या ये बिंदु समतल में है क्या, 1 -1 3 क्या हमारे समतल x - 2y - z में है क्या। तो देखते हैं, 1 - 2 × -1 - z की जगह 3, ये आ गया 1 + 2 - 3 = 0। तो हमारा समतल क्या है, हमारा बिंदु कहाँ है, समतल में भी है, प्लस हमारी रेखा क्या है, अभिलंब के लंबवत भी है। तो इस केस में हमारी क्या है, कंडीशन बैठेगी कि वो उसमें क्या हो गई है, समाहित हो गई है। अब हमारा ऑप्शन 1 नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन इसको ऑलरेडी अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है, प्लस इसमें एडिशनल कन्फर्मेशन है। हमने क्या देखा कि पॉइंट समतल में है, प्लस रेखा समांतर है किसके, समतल के। तो दोनों कंडीशन को कौन बता रहा है, ये वाला ऑप्शन सिद्ध कर रहा है, क्योंकि स्थित होगी तो रेखा और समतल समांतर भी होंगे, प्लस पॉइंट भी उस पर स्थित होगा। तो हमें केवल यहीं तक नहीं छोड़ देना है, देखना है कि इस केस में कहीं ये ऑप्शन तो नहीं है कि उसके अंदर स्थित हो, तो हमें पॉइंट को भी उसके अंदर रख के देखना है। जब भी रेखा और पॉइंट की कंडीशन आए, रेखा और समतल की, तो हमें दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है, क्या कि रेखा हमारे अभिलंब के लंबवत है क्या, या फिर समांतर है क्या, या फिर वो पॉइंट चेक कर लेना x1 y1 z1 समतल में है क्या। अगर समांतर है प्लस समतल में है बिंदु, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, रेखा समतल के समांतर है और बिंदु क्या है, समतल में है, तब तो क्या हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। अगर बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओनली समांतर या फिर लंबवत होगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, सरल रेखा दे दी, सरल रेखा देती है हमारे पास क्या आ गया, एक तो फिक्स पॉइंट आ गया, और क्या आ गया, इसके दिक् अनुपात आ गए। अब पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो पहला कथन उठा लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, x - 2y + z = 0 में ये स्थित है। स्थित होने के लिए बिंदु इस पे होना चाहिए, तो रख के देख लेते हैं। तो x बोले तो 1 - 2, y की जगह 2 आ जाएगा, प्लस z की जगह 3, तो 1 - 4 + 3 = 0। तो बिंदु तो समतल में है। अब हम देखते हैं, अगर ये हुए तो हमारी रेखा क्या होगी, अभिलंब के लंबवत होगी। यहाँ से हमें पता चल गया अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, 1 - 2 1। अगर दोनों लंबवत हैं तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 आना चाहिए। तो 1 × 1 + 2 × -2 + 3 × 1, ये हो गया 1 - 4 + 3 = 0। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, यानी ये इसमें स्थित है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे में क्या दे रखा है कि रेखा है x/n + y/2 = z/3। ये बोल रहा है कि एक ही रेखा है, तो हमारी रेखा कौन से बिंदु से जा रही है, 1, 2, 3 से, और इसके दिक् अनुपात कितने, 1, 2, 3। इस रेखा, ये रेखा कौन से बिंदु से जा रही है, 0, 0, 0 से, और दिक् अनुपात कौन से, 1, 2, 3। तो अगर हम ध्यान से देखें, दिक् अनुपात तो दोनों के क्या है, समान है। तो एक केस ये हो सकता है कि दोनों एक ही हो या फिर दोनों समांतर हो जाएं। लेकिन अब हम देखते हैं, ये बोल रहा है कि दोनों एक ही हैं, एक होंगे तो पहली रेखा का बिंदु दूसरी पे भी स्थित होगा। जैसे 0, 0, 0 क्या होना चाहिए, अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इस पे भी स्थित होना चाहिए, और इसका बिंदु इस पे स्थित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, अगर ऐसा नहीं है तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, है ना।
जब भी हमारे दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती हैं तो दो केस हो सकते हैं कि एक तो दोनों क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, या फिर दोनों क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं। लेकिन जब रेखाएं समांतर होंगी तो इनके बिंदु एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे, जबकि दोनों रेखाएं अगर ओवरलैप करेंगी तो इन जो जिस फिक्स बिंदु है जिससे गुजर रही हैं वो एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। यानी पहली लाइन का 0,0 बिंदु है वो हमारी लाइन 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसा है क्या। तो 0,0 रख देते हैं, तो 0 - 1/1, 0 - 2/2, 0 - 3/3, ये आ गया -1 इक्वस टू -1 इक्वस टू -1, तो संतुष्ट कर गया। इसका मतलब ये वाला केस है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइनें तो एक ही हैं, इसके क्या ये समान है, कथन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, दो रेखाएं थी, रेखा के पास दो बिंदु होते हैं, एक एक बिंदु होते हैं और दिक् अनुपात होते हैं। दिक् अनुपात दोनों के क्या है, सेम है, और हमें पता चल गया सेम है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ओवरलैप कर दें या दूसरे के समांतर हो जाए। लेकिन ओवरलैप के केस में क्या होंगी, एक दूसरे के फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी, जबकि समांतर के केस में क्या होगा, इनके जो फिक्स बिंदु है जिससे गुजर रही है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं स्थित होंगे। तो हमने देख लिया एक रेखा का फिक्स बिंदु दूसरी को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एक ही केस बनता है, क्या हो जाए, ओवरलैप। ओवरलैप होती दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तीसरा हमें क्या दे रखा है कि रेखा 2,3,5 से गुजरती है, तो इसके लिए तो हमें इसमें रख देना है, जैसे 2 रखें 2 - 1/1, 3 रखा तो 3 - 2/2, 5 रखा तो 5 - 3/3, ये आ गया अपना 1 इक्वस टू 1 इक्वस टू 2/3। तो हम देख रहे हैं कि ये अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स है, इसका मतलब ये बिंदु इस पे स्थित नहीं है। तो हमारा यही करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, फॉल्स है। लास्ट वाला ऑप्शन भी अगर हमें चेक करना हो, क्या है हमारा, x - 2y + z - 6। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए 1 - 2, 1 हमारी रेखा के क्या थे, 1 2 3। तो ध्यान से देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि अभिलंब क्या हमारी रेखा के समांतर है, वो सॉरी लंबवत है। तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, समतल के समांतर हो जाएगी। अब हमें देखना है कि समांतर के केस में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि सिर्फ समांतर हो या फिर उसमें समाहित हो जाए। समाहित होने के लिए हमारा 1, 2, 3 समतल को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो 1 - 4 + 3 - 6, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब बिंदु कहाँ है, हमारा समतल में स्थित है नहीं, तो सिर्फ क्या ये समांतर है, उसमें समाहित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम रेखा और बिंदु की स्थिति देख सकते हैं कि सिर्फ समांतर है क्या। जब भी लंबवत आ गई समतल के तब तो एक ही केस बनेगा, समांतर के केस में दो पिक्चर बन सकती हैं, कि सिर्फ समांतर हो या फिर समांतर होने के साथ साथ उसमें समाहित हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वो बिंदु देखना पड़ेगा। इस केस में बिंदु हमारा समतल के अंदर स्थित होगा, तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें ऐसे बस पिक्चर हमें क्या क्लियर रखनी है। जब दो रेखा क्या होगी हमारी, समांतर होगी किसके, प्लेन के, तो रेखा क्या होगी, अभिलंब के लंबवत होगी। लंबवत होगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हमें सारी कंडीशन पता है। इसी प्रकार रेखा अगर होगी क्या, लंबवत किसके, प्लेन के, तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी अभिलंब के। समांतर के केस में क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी हमारे क्या चल रहे हैं, दिक् अनुपात और दिक्कोज्जीत। ठीक है, वही हमारे काम आ रही हैं। अब हम देखते हैं क्या, रेखा में किसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना। अब हम इसमें देखें उससे पहले एक बार हम समतल वाला याद कर लेते हैं, कुछ न कुछ हमारा प्रोसेस वही रहने वाला है। जब हमने समतल में प्रतिबिंब निकालना देखा था, तो हमने देखा था ये हमारा बिंदु था, ये जिसका प्रतिबिंब चाहिए था, तो हमें पता था इस पे लंब डाला और इतनी दूरी इधर पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यानी ए का प्रतिबिंब अगर ए डैश है तो बी क्या होगा, इनका मध्य बिंदु होगा। तो पहले तो हमने कंडीशन ये लगाई थी कि बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दूसरा क्या है, अभिलंब समतल के लंबवत, ए बी क्या है हमारा, समतल के लंबवत होगा। यानी ए बी और अभिलंब है ये हमारे क्या होंगे, समांतर होंगे, तो इनके दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो हमारा प्रोसेस हमने क्या अप्लाई किया था, हमने बिंदु बी मान लिया था।
बी बिंदु मान के हमने क्या किया था, ए बी के दिक् अनुपात निकाले थे, हमने क्या कर दिया था, एन अभिलंब के समांतर कर दिया था। वहाँ से हमने क्या निकाले, बी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जिसमें हमारा कोण आया था लेमडा, उसके लिए हमने क्या किया था, फिर समतल से संतुष्ट कराया था, लेमडा की वैल्यू आ गई थी, तो बी के कोऑर्डिनेट आते थे। बी के कोऑर्डिनेट आते ही सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने ए डैश निकाल लिया था। कुछ न कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेखा में किसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना है, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक रेखा होगी और एक बिंदु होगा जिसका हमें प्रतिबिंब निकालना है। तो ये हमारा बिंदु हो गया, जिसे हम क्या मान लेते हैं, x2 y2 z2 मान लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं x2 y2 z2, जिसका हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब। ये हमारी रेखा है जो x1 y1 z1 बिंदु से गुजर रही है, जिसके दिक् अनुपात कितने, ए बी सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे अभिलंब डालेंगे और हमें पता है इधर क्या होगा, हमारा इसका प्रतिबिंब स्थित होगा, ए डैश का मध्य बिंदु कौन होगा, बी होगा, ये हमें पता है। तो सबसे पहले तो हमें रेखा पे बी बिंदु मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या है, हमें जो हम बी के कोऑर्डिनेट निकाले थे, क्या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे, है ना। जैसे हमारी रेखा की समीकरण क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर लेमडा ले लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए लेमडा प्लस x1, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस बी लेमडा, z बराबर आ जाएगा z1 प्लस सी लेमडा। तो बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा। तो यहाँ पे बी बिंदु के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे ही बिंदु के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आ गए, अब हमें क्या कंडीशन लगानी है कि ए बी है, ये हमारी क्या है, लंबवत होगी किसके, रेखा है। तो दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रेखा के दिक् अनुपात हमें पता है क्या, ए बी सी है। ए बी के हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बिंदु भी है और बी बिंदु भी है। तो ए बी के हम दिक् अनुपात निकाल लेंगे, हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस ए लेमडा, y2 माइनस y1 माइनस बी लेमडा और z2 माइनस z1 माइनस सी लेमडा। जैसे ही दिक् अनुपात आ गए, हमें पता है दोनों के लंबवत है, दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आते ही क्या मिलेगी, लेमडा में समीकरण क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू आते ही बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट आते ही हम क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, क्या निकाल लेंगे, ए डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये कुछ न कुछ प्रोसेस वैसा ही है। हमें क्या चाहिए, रेखा पे जैसे भी करके एक बिंदु बी के निर्देशांक ले आओ, क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो उसके लिए हमने बी को क्या मान लिया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, ए बी समांतर लंबवत है किसके, हमारी रेखा के, तो उसका क्या लगा दिया, हमने कंडीशन लगा दी, वहाँ से लेमडा में समीकरण और बिंदु आ गया। तो सेम ही हमने कुछ न कुछ क्या किया था, समतल में किया था। तो वही प्रोसेस क्या है हमारा, इसमें अप्लाई करना है। इसी अगर ये हो गया तो हम बिंदु की सरल रेखा से लंबवत दूरी भी निकाल लेंगे, क्यों, जैसे ही हमारे पास बी के निर्देशांक आ गए, ए बी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं। प्रोसेस हमें याद रखना है। हमें क्या करना है, रेखा पे बी बिंदु मानना है, बी बिंदु मानना है। जैसे ही मानेंगे फिर क्या निकालेंगे, ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी के दिक् अनुपात निकाल के हम क्या कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि ए बी रेखा क्या है, ए बी क्या है, हमारा वेक्टर लंबवत है किसके, रेखा के। तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू आते ही बी आ गया। बी आते ही अगर ए बी दूरी निकालनी है तो दूरी आ जाएगी, प्रतिबिंब निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या निकाल देंगे, ए डैश के कोऑर्डिनेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है। सबसे पहले आप डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाती है आपको चीज़ें डायरेक्ट याद आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु दे दिया, बोला इस रेखा से लंबवत दूरी चाहिए। तो रेखा पे हमें पता है, रेखा देती है, हमें पता चल गया 1 4 -9 क्या हो गए, इसके दिक् अनुपात हो गए। ये हमारा बिंदु हो गया जिसकी हमें क्या चाहिए, इसे लंबवत दूरी चाहिए, तो लंब डाल दिया। हमें क्या चाहिए, ये बी बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले बी बिंदु कहाँ है, रेखा पे। तो हम क्या करते हैं, बी बिंदु के
कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इक्वस टू लेमडा लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 5, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 लेमडा माइनस 3, z बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 9 लेमडा। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, लेमडा माइनस 5, 4 लेमडा माइनस 3 और प्लस 6 माइनस 9 लेमडा। ये क्या आ गए, बी बिंदु के निर्देशांक आ गए। जैसे बी बिंदु के निर्देशांक आए, अगर इसको हम ए मान लेते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी के दिक्कनुपात निकाल सकते हैं। ए बी के दिक्कनुपात क्या हो जाएंगे, 2 माइनस ये तो 2 माइनस लेमडा प्लस 5 हो जाएगा, और 4 माइनस ये तो 4 माइनस 4 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, और -1 -6 प्लस 9 लेमडा, -1 -6 प्लस 9 लेमडा। ये आगे हमारे दिक्कनुपात थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 7 माइनस लेमडा, 7 माइनस 4 लेमडा और 9 लेमडा माइनस 7। तो ये तो हमारे क्या है, दिक्कनुपात ए बी के। रेखा के दिक्कनुपात हमारे पास कितने, 1 4 -9, 1 4 -9, दोनों एक दूसरे के लंब होते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 7 माइनस लेमडा आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 7 माइनस 4 लेमडा आ जाएगा, -9 इंटू 9 लेमडा माइनस 7 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको अब हमें क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 7 माइनस लेमडा, तो ये 28 माइनस 28 लेमडा माइनस 81 लेमडा प्लस 63 बराबर 0। अगर हम देखें तो ये हमारा 81 लेमडा 80 20 100 109 और 110 लेमडा माइनस 7। ओके, ये 16 लेमडा आएगा ना, 16 लेमडा 4 इंटू 4, तो 16 1 17, और ये हो गया हमारा माइनस का 98 लेमडा और 7 प्लस 28 प्लस 63, ये हो गया प्लस का 98 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जैसे ही लेमडा की वैल्यू 1 आई, क्या आ जाएंगे, बी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। यहाँ पे लेमडा बराबर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बोले तो 4, 4 माइनस 3 बोले तो 1, और 6 माइनस 9 बोले तो -3, तो -4 1 -3 क्या आ गया, बी बिंदु के निर्देशांक आ गए। ए बिंदु के निर्देशांक हमें ऑलरेडी दिए गए थे। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो क्या लगा देंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 - 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, 7 यूनिट निकल के क्या आ गई, दोनों के बीच की दूरी आ गई। तो हमें प्रोसेस याद रखने, बी बिंदु मान लेना है रेखा पे, बी बिंदु मान के ए बी के दिक्कनुपात निकालने, दिक्कनुपात निकाल के दोनों को लंबवत कर देना है। लंबवत करते ही लेमडा की वैल्यू आते ही बी आ जाएगा, बी आती ही हमारी दूरी आ जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।